नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिनेश शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम लोग बात करने वाले हैं शिजोफ्रेनिया और शिजोफ्रेनिया के कुछ टाइप्स के बारे में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि भाई शिजोफ्रेनिया जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। बेटा, आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा शिजोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम, शिजोफ्रेनिया के बेसिक सिम्टम, सेकेंडरी सिम्टम। आज हम उसी से आगे बात करेंगे, टाइप्स ऑफ शिजोफ्रेनिया। भाई, शिजोफ्रेनिया और शिजोफ्रेनिया को आप क्लासीफाई कर सकते हैं। शिजोफ्रेनिया को जो बेटा हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनना कि बेसिकली आप इसे दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। अब दो तरीके कौन से हैं? तो एक तो आपने यहां पर बताना है टिपिकल शिजोफ्रेनिया और एक आपने बताना है एटिपिकल शिजोफ्रेनिया। इट मीन्स आपको ये पता हो कि शिजोफ्रेनिया हम दो तरीके से क्या कर रहे हैं बेटा, क्लासीफाई कर रहे हैं। अब ये दो तरीकों में एक तो आपने कहा टिपिकल और एक आपने क्या बोला है बेटा, एटिपिकल। टिपिकल वो शिजोफ्रेनिया जहां रिकवरी जो होती है, प्रोग्नोसिस, मरीज का जो इलाज होता है वो स्लो होता है। तो टिपिकल जहां पर आपने बताना है prognosis is very slow, मतलब मरीज की रिकवरी, मरीज का इलाज बहुत धीरे 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 चलता है, वो तो क्या है, टिपिकल। और एटिपिकल जहां पर आपने बताना है रिकवरी जो होती है वो रैपिड होती है। रिकवरी रैपिड या भी कह सकते हैं प्रोग्नोसिस कैसा होता है, रैपिड होता है। तो ये आप दो बेसिक पॉइंट समझ लेना कि भाई शिजोफ्रेनिया और शिजोफ्रेनिया एक तो है टिपिकल, एक है एटिपिकल। टिपिकल का मतलब जो रिकवरी है, प्रोग्नोसिस स्लो है, और एटिपिकल का मतलब प्रोग्नोसिस थोड़ा रैपिड, थोड़ा फास्ट है। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो आपका टिपिकल शिजोफ्रेनिया है। कौन सा बेटा, टिपिकल। अब ये जो टिपिकल शिजोफ्रेनिया है, इस टिपिकल शिजोफ्रेनिया के आपने बताने हैं कुछ प्रकार कि भाई टिपिकल शिजोफ्रेनिया और टिपिकल शिजोफ्रेनिया के आप कुछ कह सकते हैं टाइप। टाइप के अंतर्गत सबसे पहला जो है वो आप ध्यान दीजिएगा कि सिंपल शिजोफ्रेनिया। ध्यान दें कि ये जो शिजोफ्रेनिया आप बता रहे हैं टिपिकल, इसमें सिंपल शिजोफ्रेनिया, पहले एक बार टाइप लिख लें। दूसरा आपने यहां पर बताना है, सिंपल के साथ में आप कह सकते हैं हैवी फ्रेनिक शिजोफ्रेनिया, आप कह सकते हैं पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया, आप कह सकते हैं कैटाटोनिक शिजोफ्रेनिया, आप कह सकते हैं अनडिफरेंशिएट शिजोफ्रेनिया। ध्यान दें कि शिजोफ्रेनिया दो प्रकार से बेटा आपने क्लासिफाई किया। एक तो आपने बताया कि भाई टिपिकल और एक एटिपिकल। टिपिकल वो जहां रिकवरी स्लो है, उस टिपिकल शिजोफ्रेनिया को फिर आगे आप 5 प्रकार में क्लासिफाई कर सकते हैं। और ये जो 5 हैं, इसमें आप कह रहे हैं सिंपल, हैबीफ्रेनिक, पैरानॉइड, कैटाटोनिक और अनडिफरेंशिएट। जिसमें मैं आपको बता दूं कि ये हैबीफ्रेनिक, पैरानॉइड और कैटाटोनिक, ये 3 प्रकार आपको मुख्य रूप से ध्यान देने हैं। भाई हैबीफ्रेनिक, पैरानॉइड और कैटाटोनिक,
ये आप ध्यान दें, क्यों बता देता हूं कि हैबीफ्रेनिक जो है जिसकी रिकवरी बिल्कुल नहीं है, इसकी रिकवरी इनमें सबसे फास्ट होती है, और पैरानॉइड सबसे कॉमन प्रकार का सिजोफ्रेनिया है। इसलिए ये जो 3 पॉइंट आप देख रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं के बारे में हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे बताना है सिंपल शिजोफ्रेनिया। अब ये सिंपल आप कह तो रहे हैं, अब ये नाम सिंपल है, लेकिन ये शिजोफ्रेनिया सिंपल बिल्कुल नहीं है। अब पहला पॉइंट तो आपको पता हो कि ये जो सिंपल शिजोफ्रेनिया आप कह रहे हैं, कॉमन अगर हम देखते हैं तो कंपैरेटिव फीमेल की तुलना में मेल में ज्यादा देखा जाता है। तो आपने बताना है कि भाई कॉमन या कंपैरेटिवली, कॉमन ना बोले, कॉमन में आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो आप यहां पे बताएं कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं, क्या बोलना है बेटा, कंपैरेटिव कॉमन इन मेल देन फीमेल। फीमेल से अगर तुलना करें तो मेल में ज्यादा देखने को मिलता है। तुलनात्मक स्टडी मतलब कंपैरेटिवली देखते हैं तो वैसे तो पैरानॉइड मोस्ट कॉमन है, लेकिन मेल फीमेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां आपने बताना है कि मेल में ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो शिजोफ्रेनिया है, यहां पर आपने बताना है कि पॉजिटिव जो सिम्टम आपने पढ़े थे ना, डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, बहुत रेयर हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन जनरली होते नहीं है। तो आपने यहां पे बताना है कि पॉजिटिव सिम्टम्स रेयर, रेयर का मतलब हो सकते हैं 100 में से 1-2 मरीज में, जनरली नहीं है। इसका मतलब यहां पर आपने बताना है कि नेगेटिव सिम्टम्स आर प्रोग्रेसिवली प्रेजेंट, कि यहां पर जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा कि नेगेटिव सिम्टम्स एकदम प्रोग्रेस के ऊपर होते हैं और इसीलिए रिकवरी बहुत टफ हो जाती है। तो यहां आप बताएं, और ये जो सिंपल शिजोफ्रेनिया है, जनरली यहां पर मरीज का जो ट्रीटमेंट होगा ना, वो ट्रीटमेंट एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस के द्वारा होगा, ईसीटी का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो ईसीटी नॉट इफेक्टिव, और ट्रीटमेंट जो जनरली है वो आपको पता होना चाहिए, एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस जो है हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है। और ये जो सिंपल शिजोफ्रेनिया है, इसका अगर एज ग्रुप पूछा जाए कि कौन से एज ग्रुप में ज्यादातर होगा, तो आप बता सकते हैं 15 to 20 ईयर एज, जो कि इसकी शुरुआत एज आपको देखने को मिलती है। तो ध्यान से सुनना, सिंपल शिजोफ्रेनिया है जो कि 15 से 20 वर्ष की उम्र में इसकी शुरुआत हो सकती है। ये वो शिजोफ्रेनिया है जहां पर नेगेटिव सिम्टम्स ज्यादा देखे जाते हैं, ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। ये जो सिम्टम आप देख रहे हैं पॉजिटिव नहीं है, मतलब डेल्यूजन और हेलुसिनेशन रेयर नहीं देखे जा रहे हैं। और इस शिजोफ्रेनिया का जो बेसिक मैनेजमेंट है वो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस के द्वारा किया जाता है। कौन सा शिजोफ्रेनिया हो गया? सिंपल। इसके अलावा आगे आपने बताना है नेक्स्ट हैबीफ्रेनिक शिजोफ्रेनिया। अब हैबीफ्रेनिक शिजोफ्रेनिया जिसे कि हम लोग डिसऑर्गेनाइज्ड शिजोफ्रेनिया बोल रहे हैं, ये डिसऑर्गेनाइज्ड क्यों कहला रहा है?
तो मैं आपको बता दूं कि मरीज जो है वो तो एडल्ट है, मतलब ये हैवीफ्रेनिक शिजोफ्रेनिया जो है इसकी ऑनसेट एज जो होती है वो है आपकी 20 से लेकर के 25 वर्ष की होती है, और ये पूरा 20 से 25 साल का होते हुए भी एक बच्चे के समान लक्षण दिखाता है। डिसऑर्गेनाइज मतलब प्रॉपर लक्षण नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, अपोजिट लक्षण देखने को मिल रहे हैं। उम्र के अनुसार अलग प्रकार के लक्षण जो बच्चों में हैं वैसे देखते हैं। तो आपने बताना है हैवीफ्रेनिक, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज डिसऑर्गेनाइज्ड शिजोफ्रेनिया। इसको हम लोग डिसऑर्गेनाइज्ड शिजोफ्रेनिया बोल रहे हैं। और ये शिजोफ्रेनिया आपने बताना है कि शिजोफ्रेनिया का जहां पर आप कह सकते हो कि रिवर्स होने के चांसेस बिल्कुल 0 हैं, वो शिजोफ्रेनिया कौन सा है? हैवीफ्रेनिक। आपने देखना रोड वगैरह पे आप देखते हो कि एक बहुत गंदे फटे हुए से कपड़े पहने हैं, हाथ में पत्थर लिए लोगों को मार रहा है या गाली वगैरह बक रहा है, ऐसा जो आप पागल बोलते हो वो देखते हो, वही जनरली हैवीफ्रेनिक की कैटेगरी में आता है। तो ये हैवीफ्रेनिक जो शिजोफ्रेनिया आप कह रहे हैं, यहां पर आपने बताना है रिकवरी इज इम्पॉसिबल। भाई इसके बारे में तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि शिजोफ्रेनिया का वो कौन सा प्रकार जहां पर पेशेंट की रिकवरी के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, तो वो हैवीफ्रेनिक ही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको किस प्रकार के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो एक तो आपने यहाँ पर बताना है कि भी इस शिजोफ्रेनिया में चाइल्डिश सिम्टम्स, तो आपने यहाँ पे बताना है चाइल्डिश बिहेवियर प्रेजेंट। उदाहरण के रूप में आपने यहां पर बताना है स्टूल एंड यूरिन पास इन क्लोथ्स, फिंगर बाइटिंग, exhibition of sex organ। ये आपके एम्स दिल्ली MSc एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया है। उन्होंने कहा व्हाट इज द शिजोफ्रेनिया वेयर पेशेंट एग्जिबिशन ऑफ द सेक्स ऑर्गन। भाई एक छोटा बच्चा आपने देखा है, कोई बड़ा है नहीं है, सबके सामने नेक्ड बिना कपड़ों के खड़ा हो जाता है, तो ऐसे ही ये वो पेशेंट है जो किसी के भी सामने बिना कपड़ों के खड़ा हो जाता है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? एक्सिबिशन ऑफ द सेक्स ऑर्गन, फिंगर बाइटिंग, स्टूल यूरिन कपड़ों में पास कर रहा है। या कई बार एग्जामिनर कहता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ शिजोफ्रेनिया वेयर चाइल्डिश सिम्टम आर प्रेजेंट, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो यहां तक बताओ। इसके अलावा आपने बताना है कि ये वो शिजोफ्रेनिया जहां पर आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ हाइजीन, एकदम गंदा रहता है। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है कि ये वो शिजोफ्रेनिया जहां पर आपको देखने को मिलते हैं हैलुसिनेशन, एंड डेल्यूजन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहां पर भी ईसीटी कैसी है? नॉट इफेक्टिव। इट मींस ट्रीटमेंट जो होगा वो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस के द्वारा ही किया जाता है। तो ये आप बता सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं शिजोफ्रेनिया के प्रकार और उन प्रकार में देखे जाने वाले कोई और
स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण। नेक्स्ट आप बताइएगा कौन सा था बेटा, कैटाटोनिक। अब देखो कैटाटोनिक का सीधा सीधा मतलब है, कैटा का मतलब होता है डिस्टरबेंस, कैटा का मतलब है डिस्टरबेंस, टॉनिक मतलब मसल टोन। अब यहां हम कह रहे हैं डिस्टरबेंस ऑफ मसल टोन, मसल टोन क्या हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, और डिस्टर्ब का मतलब है ये बढ़ भी सकती है एक्टिविटी और एक्टिविटी कम भी हो सकती है। तो ये आप समझ लीजिएगा कैटाटोनिक जो सिजोफ्रेनिया है जहां पर मसल टोन डिस्टर्ब देखी जाती है, और कैटाटोनिक वो सिजोफ्रेनिया है जो हम देखते हैं 15 से 25 साल की उम्र में। कौन सी में बेटा, 15 से 25। अब जैसे ये प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एज ग्रुप, वो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप कौन सा है जहां सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है, तो 15 से 25 है कॉमन एज ग्रुप जहां पर सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। तो इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा। कैटाटोनिक जो सिजोफ्रेनिया आप बता रहे हैं, ये कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया को आप दो तरीके से क्लासिफाई कर दो। एक तो आप बताओ कैटाटोनिक स्टूपर, और एक बोलो कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। तो देखो कैटाटोनिक जो सिजोफ्रेनिया है, वो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया को आप दो तरीके से क्लासिफाई करो। एक तो कहला रहा है कैटाटोनिक स्टूपर, और एक क्या कहला रहा है, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। कैटाटोनिक स्टूपर वो सिजोफ्रेनिया जहां पर आपको डिप्रेशन के समान लक्षण देखने को मिलेंगे। ध्यान देना, इसीलिए हमने कहा था कि सिजोफ्रेनिया ग्रुप ऑफ डिजीज है। स्टूपर जहां पर आपको देखने को मिलेगा वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा इकोलेलिया, सुसाइडल टेंडेंसी। कहने का बेसिक मतलब है कि कैटाटोनिक जो स्टूपर आप कह रहे हैं, ये कैटाटोनिक स्टूपर वो सिजोफ्रेनिया है जहां पर डिप्रेशन के समान लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं, जहां पर आप कह सकते हैं कि इसका जो इंटरेस्ट है सोशल एक्टिविटीज में कम हो जाता है। मतलब सीधा सीधा आप बोल दो वो लक्षण जो कहां देखने को मिल रहे थे, डिप्रेशन। एक्साइटमेंट जहां पर आप बताओगे इंक्रीज एक्टिविटी, सीधा सीधा मतलब है कि एक्साइटमेंट में जो लक्षण आएंगे वो किस पेशेंट के समान आएंगे बेटा, मैनिक पेशेंट के समान। जहां पर आपने बताना है टीयर दी सेल्फ क्लोथ्स, कपड़े वपड़े फाड़ देगा खुद के, यहां पर आपको देखने को मिलेगा डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। या आप यहां पे देखोगे कि पेशेंट कैन इंजर्ड टू अदर्स, इंजर्ड टू अदर्स। अब आप एक चीज देख ले, साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि जो सिजोफ्रेनिया आप बता रहे हैं दोनों के अंदर लक्षण एकदम
अपोजिट है। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई पेशेंट और पेशेंट में आप ये सारे पॉइंट हैं जो बता सकते हैं। तो इसके साथ साथ कैटाटोनिक शिजोफ्रेनिया के बारे में 2 प्रश्न और ध्यान दीजिएगा जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। कहते हैं कि वो शिजोफ्रेनिया कौन सा है जो सबसे जल्दी रिवर्ट होता है, जिसका प्रोग्नोसिस सबसे रैपिड है, तो वो भी यही है। तो आपने बताना है कि प्रोग्नोसिस इज रैपिड देन अदर्स टाइप ऑफ शिजोफ्रेनिया। एक तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि शिजोफ्रेनिया का कौन सा प्रकार जिसका प्रोग्नोसिस सबसे रैपिड है, तो कैटाटोनिक। इसके अलावा एग्जाम में आता है कि ईसीटी का कौन सा ईसीटी शिजोफ्रेनिया के कौन से प्रकार में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, तो यहां पर आपने बताना है कि ईसीटी इज मोस्ट इफेक्टिव। इस प्रकार के शिजोफ्रेनिया में ईसीटी सबसे ज्यादा क्या होती है बेटा, इफेक्टिव होती है। तो ये आप पता है। तो देखो शिजोफ्रेनिया के कुछ टाइप्स आप बता रहे। नेक्स्ट आपने बताना है पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया। क्या है पैरानॉइड? जैसे अभी हमने पढ़ा था, एक लक्षण पढ़ा था जहां पर हमने कहा था डेल्यूजन ऑफ परस्यूकेशन, वही सेम पॉइंट यहां पर है। वो डेल्यूजन का प्रकार है, ये शिजोफ्रेनिया का। तो पैरानॉइड, तो पहले तो आपने बताना है कि इसकी उम्र, ऑनसेट जो एज है 30 ईयर के बाद होती है। एक चीज आपने यहां पर बताना है ग्रेजुअली इंक्रीज, धीरे 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 सीवियर होता चला जाता है। ग्रेजुअली बोल दो, या इसको क्या कह सकते हैं, क्रॉनिक टाइप ऑफ शिजोफ्रेनिया भी हम लोग इसको बोलते हैं। और ये पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया जहां पर आप बताएंगे मोस्ट कॉमन टाइप है, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शिजोफ्रेनिया। भाई पैरानॉइड और पैरानॉइड मोस्ट कॉमन प्रकार है जो आपको देखने को मिलता है, जहां पर हम लोगों ने बताया था कि पेशेंट अपनी वाइफ पर शक करता है। पेशेंट बिलीव हिज क्लोज रिलेटिव और वाइफ वांट टू किल हिम, कि उसको लगता है कि उसके क्लोज रिलेटिव, दोस्त, वाइफ, पत्नी जो है वो उसको मारना चाहते हैं, या क्या कह सकते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब इस पैरानॉइड में क्या देखने को मिलेगा, तो उदाहरण वही है, भाई पैरानॉइड है तो यहां देखने को मिलेगा डेल्यूजन ऑफ परस्यूकेशन, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। कहने का मतलब है डेल्यूजन, हेलुसिनेशन जनरली देखने को यहां पर मिल सकते हैं। तो ये एक स्पेशलाइज पॉइंट है जो आपको इसमें ध्यान देना है। पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर भी एक तरीके से रिवाइज चल रहा है जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, इसके साथ साथ आपने यहाँ पर बताना कि स्पेशलाइज पॉइंट तो यही है। अब बचा क्या, इसके अंदर एक टाइप बचा है, वो कौन सा था अभी याद करो, आप लोगों को आ रहा हो तो यार, कौन सा है, अनडिफरेंशिएट
भाई अनडिफरेंशिएट शिजोफ्रेनिया, अनडिफरेंशिएट का मतलब है कि जो अब तक शिजोफ्रेनिया के लक्षण आपने पढ़े हैं, जिसका अंतर नहीं कर सकते पता नहीं कहां से कुछ नए लक्षण अगर शिजोफ्रेनिया के आ रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में जाएंगे? अनडिफरेंशिएट। तो आपने यहां पर बताना है अदर symptoms that we study in previous। ऐसा कोई लक्षण जो हमने पहले पढ़ा है उनसे कोई अलग हो, अनडिफरेंट मतलब डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, ऐसा शिजोफ्रेनिया क्या कहलाएगा? अनडिफरेंशिएट। तो ये शिजोफ्रेनिया जिसकी हम बात कर रहे हैं कौन सा प्रकार पढ़ा? टिपिकल। नेक्स्ट आपने बताना है एटिपिकल टाइप ऑफ शिजोफ्रेनिया। अब बात को सुनो, एटिपिकल जहां पर हमने बताया था गुड प्रोग्नोसिस होता है, रिकवरी अच्छी है। एटिपिकल के भी कुछ टाइप्स हैं भाई। एटिपिकल हम कह रहे हैं रिकवरी बहुत अच्छी है, और इसके अंतर्गत आप बता सकते हैं, इसके अंतर्गत जैसे रेजिडुअल शिजोफ्रेनिया। रेजिडुअल का मतलब है कि कभी एक बार शिजोफ्रेनिया जैसे लक्षण आए। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति जो है एग्जाम में फेल हो गया, और फेल हो जाने के बाद कुछ दिनों तक वो लोगों से मिला जुला नहीं या असामान्य व्यवहार दिखाया, और फिर वापस से ठीक हो गया और अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लग गया। ऐसा शिजोफ्रेनिया क्या कहलाता है? रेजिडुअल। तो आपने बताना है ओनली वन एपिसोड ऑफ शिजोफ्रेनिया then live as normal routine life without express the symptoms of डिजीज। कि एक व्यक्ति जिसकी लाइफ में कभी हो सकता है कि शिजोफ्रेनिया जैसे हालात पैदा हुए हों, उदाहरण के रूप में आप यहां पे कह सकते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर आफ्टर फेलियर इन एग्जाम। कि कई बार एक व्यक्ति एग्जाम में असफल हो जाने पर असामान्य व्यवहार दिखाता है और फिर वो ठीक हो जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि फिर वो लोगों से कम बोलता है, चुप रहना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी वापस से मेहनत या वो अपने गोल की तरफ अग्रसर हो चुका है। तो ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है जुवेनाइल जिसे आप जुवेनाइल का मतलब लेस देन 14, 14 साल से कम उम्र के बच्चों में अगर शिजोफ्रेनिया के लक्षण आते हैं तो वो क्या कहलाता है? जुवेनाइल शिजोफ्रेनिया कहलाता है। या इसे हम लोग चाइल्डहुड भी बोलते हैं, also known as childhood schizophrenia। या आप कह सकते हैं
लेस देन 14 ईयर एज। तो आपने बताना है कि अगर वो सीजोफ्रेनिया जो 14 साल से कम उम्र में पैदा होता है तो ऐसा सीजोफ्रेनिया क्या कहलाता है? तो आप कह सकते हैं जुवेनाइल या चाइल्डहुड सीजोफ्रेनिया हम लोग बोलते हैं। तो या बताओ, इसके अलावा आप यहाँ पे कह सकते हैं लेट सीजोफ्रेनिया। अब देखो, लेट सीजोफ्रेनिया का मतलब है कि जनरली सीजोफ्रेनिया का जो एज ग्रुप है वो 35 वर्ष तक है, लेकिन अगर लेट का मतलब बुढ़ा, और बुढ़े जो व्यक्ति हैं वह लक्षण बिल्कुल माइन्यूट, पता नहीं, अकेला रहना। जैसा आप देखना कि एक ओल्ड पर्सन मान लो जॉब करता है और रिटायर हो जाता है, तो लोगों से मिलना जुलना कई बार कम करता है, अकेला रहना पसंद करता है, तो वो लक्षण बिल्कुल मिलते जुलते से ही हैं और वो लेट कहला रहे हैं। तो आपने बताना है कि व्हेन schizophrenia onset after 40 year age, 40 वर्ष के बाद। लक्षण एकदम माइन्यूट है, लक्षण तो सारे आपने पढ़ लिए हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं शिजोफ्रेनिया के। आगे आप बताओ मैनेजमेंट के बारे में, जिसके अंतर्गत सबसे पहला तो पॉइंट आपने यहाँ पर बताना है कि हम पेशेंट को ईसीटी लगा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कितनी, तो हमने कहा था 10 से 12 ईसीटी आप लगाएंगे। एक वीक में 3, तो लगभग 4 सप्ताह आपको लगेंगे। इसके अलावा आपने यहाँ पर बताना है एंटी साइकोटिक मेडिकेशन, इसमें आपको पता है हेलोपेरिडोल, रेस्पेरिडोन। भाई टिपिकल और एटिपिकल एंटी साइकोटिक है जो फार्मा वाले सर ने आप लोगों को पढ़ाया होगा या पढ़ाएंगे। तो आप ध्यान दें, हेलोपेरिडोल, रेस्पेरिडोन आप कह सकते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पर बताना है फैमिली एंड सपोर्टिव थेरेपी आप पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा आपने बताना है डेवलप ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद पेशेंट। भाई पेशेंट सभी लोगों पर शक कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उससे ऐसा रिलेशन बनाएं जिससे कि वो शक जो कर रहा था वो अपने आप क्या होगा, कम हो जाएगा। तो रिलेशनशिप क्या है, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। इसके अलावा प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजुरी, कि पेशेंट को किसी भी प्रकार की चोट ना लगने पाए, ये भी आपकी ही जिम्मेदारी है। तो ये जनरल है, लेकिन स्पेशलाइज्ड सिजोफ्रेनिया के मैनेजमेंट पे फोकस कम। बेसिक इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, इसके जो टाइप है, कैटाटोनिक, पैरानॉइड, हैबीफ्रेनिक, इकोलेलिया, इकोप्रैक्सिया, या जो हमने और पढ़े हैं पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम, 4A सिम्टम, उनके ऊपर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। चलो यहाँ तक आप बता सकते हैं। ये हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कह सकते हैं टाइप, जिनके बारे में आप बता सकते हैं। चलो ये मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, एक स्पेशलाइज्ड लक्षण है जो मैं यहाँ आपको पूछना चाहता हूँ कि भाई आपने इतने जो टाइप मैंने आप लोगों को बताए हैं उसमें से एक स्पेशलाइज्ड पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि भाई टाइप तो आपने बताया, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि वो शिजोफ्रेनिया का प्रकार कौन सा है जहां पर आपको देखने को मिलता है टेंजेंटलिटी और सर्कमस्टेंटली। क्या मतलब है इस बात का? तो देखो ध्यान से सुनना कि जो आपने पढ़ा था ना बेटा
हैबीफ्रेनिक शिजोफ्रेनिया। इस हैबीफ्रेनिक शिजोफ्रेनिया का एक इंपॉर्टेंट लक्षण है, ध्यान से सुन लेना, जिसे हम कहते हैं इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। टेंजेंटिलिटी का मतलब है अननेसेसरी, बिना बात की बातें करना या बिना मतलब की बातें करना, लेकिन अपने टॉपिक से संबंधित बात नहीं करना, क्या कहलाता है? टेंजेंटिलिटी। या आपने बताना है अननेसेसरी कम्युनिकेट अदर देन द टॉपिक बट डू नॉट रीचेज ऑन द टॉपिक एट लास्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं साइकेट्रिक पढ़ाने के लिए क्लास में खड़ा हुआ, लेकिन साइकेट्रिक की जगह में पढ़ा गया कुछ और मैंने अपनी साइकेट्रिक की बात ही नहीं की। इट मींस टेंजेंटिलिटी। बात समझ में आ रही है? तो यहां बताओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले बार डेफिनेशन लिखो। आपने यहां पे बताना है भाई, पेशेंट इज unnecessary communicate other than topic but do not reaches on topic at last। कि पेशेंट अननेसेसरी की बातें करता है लेकिन अपने अंतिम समय तक भी अपने टॉपिक पर नहीं pहुंचता है, टेंजेंटिलिटी कहलाता है। उदाहरण के रूप में आप कह सकते हो कि नर्स आस्क अबाउट द डिजीज ऑफ patient but patient give unnecessary information and do not give answer about his डिजीज। ध्यान दो कि पेशेंट सब कुछ जवाब दे रहा है लेकिन अपनी बीमारी के बारे में नहीं। आपने उससे पूछा क्या प्रॉब्लम है? मेरे पापा स्कूल में रहते हैं, मेरी मम्मी ये करती है, मेरा भाई पागल है, कुछ भी बोल रहा है। मैंने कल खाना खाया था, नींद नहीं आ रही थी मुझे, फिर मैंने सोचा भूख लगी। मतलब आलतू फालतू की बात है जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो आपने उससे पूछा है। क्या कहलाएगा? टेंजेंटिलिटी। लेकिन आप इसी पॉइंट को ध्यान से सुने, इसी में आपने थोड़ा सा चेंज करना है। अब इसी को मान लो हमने यहाँ पर ऐसे ना लिख करके हमने इसी लक्षण को और आपको पूछा, जहां पर लिखा सर्कमस्टेंटली, जहां पर आपने बताना ये सर्कमस्टेंटली जो है टेंजेंटिलिटी का जस्ट अपोजिट है। कैसे? हमने कहा था पेशेंट इज अननेसेसरी कम्युनिकेट अदर देन टॉपिक बट डू नॉट रीचेस ऑन टॉपिक एट लास्ट। तो यहां पर आपने बताना है कि भाई पेशेंट को डू नॉट की जगह आप डू नॉट हटा दो और फिर ये हो जाएगा सर्कमस्टेंटली। पेशेंट इधर उधर आलतू फालतू की बातें करता है और लास्ट में कहां पहुंच जाता है बेटा? अपने टॉपिक पर पहुंच जाता है। जैसे नर्स पेशेंट से पूछ रही है क्या प्रॉब्लम है, बट पेशेंट गिव अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। एंड स्पीक his name नर्स आस्क अबाउट द डिजीज के बारे में पूछ रहे, बट पेशेंट गिव अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, बिना काम की बातें कर रहा है। एंड स्पीक अबाउट हिज डिजीज,
भाई पेशेंट सबसे लास्ट में अपनी बीमारी के बारे में बोलेगा। एंड पेशेंट स्पीक, या आप कह सकते हैं एंड स्पीक अबाउट डिजीज इन लास्ट, और बीमारी के बारे में सबसे लास्ट में बोलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि बेटा आप बताओ आपका लाइफ का गोल क्या है, तो आप बोलो सर मैं फर्स्ट ईयर में आया था बीएससी में, तब मैंने सोचा था एमएससी कर लूंगा, फिर मैंने सोचा कि मैं आईएएस बन जाऊं, फिर सोच रहा था एलडीसी बन जाता हूं, फिर मैंने सोचा कि घर के अंदर हमारे टीचर बहुत है, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं बीएड भी कर लूंगा और टीचर बन जाऊंगा, और नहीं सर अब तो मैं सोचता हूं कि नर्सिंग ऑफिसर ही बनना चाहिए। ये क्या है, सर्कमस्टेंटली, सीधा सीधा भी कह सकता था, लेकिन अननेसेसरी की इधर उधर की बातें करके लास्ट में अपने लक्ष्य पर, गोल पर, या जो पूछा है उसका जवाब देता है, क्या कहलाता है, सर्कमस्टेंटली। और लास्ट तक भी जवाब नहीं देता है, टेंजेंटली। तो ये सारे के सारे डिजीज, लक्षण, सिम्टम और उसके मैनेजमेंट के बारे में हमने बताया। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। रेगुलर अपनी स्टडी करें, और किसी भी प्रकार की अगर आपने हेल्प, मदद चाहिए तो आप मेरा जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।